वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग कल के क्लास में आर्क वेल्डिंग देखे हैं, एसी आर्क वेल्डिंग। ठीक, तो आज हम क्या देखने वाले हैं, एसी आर्क वेल्डिंग के ट्रांसफार्मर के बारे में। किस चीज़ के बारे में देखने, एसी आर्क वेल्डिंग के ट्रांसफार्मर को आज अपने लोग देखेंगे। कल अपने लोग देख लिए थे एसी आर्क वेल्डिंग कैसे किया जाता है। वहाँ पे हम जो चर्चा किए थे कि एसी आर्क वेल्डिंग में लो वोल्टेज और हाई करंट का यूज करते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ये आपके क्या है, एसी आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ये कैसा ट्रांसफार्मर होता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, ये आपका हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है। जब आप लोग वेल्डिंग करने जाइएगा तो आप लोग को इस टाइप के एक मशीन मिलेगा, इसके अंदर पूरा ट्रांसफार्मर पैक किया हुआ रहता है, ऐसा आप लोग को मिलेगा। ठीक, तो ऐसा जो मिलेगा तो इसमें कुछ चीज़ होता है। जैसे यहाँ पे एक पाइप दिखेगा मोटा वाला, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मेन सप्लाई देते हैं, या प्राइमरी केबल फ्रॉम मेन कह सकते हैं। मेन सप्लाई प्राइमरी में हमेशा दिया जाता है। यहाँ पे मैं एक ट्रांसफार्मर का कोर लिया हूँ, इसके माध्यम से भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो इधर से क्या करते हैं, मेन सप्लाई देते हैं। ओके, और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये दो हैंडल टाइप से, ये एक्चुअल में है क्या, तो करंट को रेगुलेट करता है, मतलब करंट कम बेसी कर सकते हो। और इससे, और यहाँ पे दो केबल निकलता है, ये होता है आपका वेल्डिंग आउटपुट केबल। इसी को क्या करते हैं, मान लीजिए ये मेरा वर्क पीस है, ये वर्क पीस है, और तो यहाँ पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रोड होल्डर। तो एक को इलेक्ट्रोड होल्डर में जोड़ देंगे और एक को अर्थ क्लैंप की सहायता से वर्क पीस में जोड़ देंगे। तो ये आपका कुछ ये इस टाइप का दिखेगा। आप यहाँ पे बस नॉर्मल चीज़ देखिए, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया आपका मोटा मोटी कि आपको ये ऐसा दिखता है। इधर से हम लोग मेन सप्लाई देते हैं, यहाँ से दो आउटपुट निकलता है। जहाँ से दो आउटपुट निकलता है वो क्या होता है, एसी वेल्डिंग का आउटपुट होता है। और दो गो ऊपर में क्या लगा रहता है, तो वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए लगा रहता है। देखिए, ट्रांसफार्मर का जो एक्चुअल में कोर होता है ये वाला होता है, लेमिनेटेड कोर होता है ये। ठीक, ये आपका ट्रांसफार्मर का कोर है। इसमें एक साइड होता है प्राइमरी, इधर से हो गया प्राइमरी, और इधर से आपका क्या हो गया, सेकेंडरी। ठीक, तो देखिए, जिधर से हम लोग लाइन देते हैं ट्रांसफार्मर में, ठीक, उसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं। और जिधर से आउटपुट निकालते हैं वोल्टेज को, उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। अब यहाँ से काम शुरू होता है किसका, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे बनता है और कैसे काम करता है। चलिए आगे इसको देखेंगे। तो मोटा मोटी आप लोग यहाँ पे क्या देखें कि ये क्या है, एक प्रकार का एसी वेल्डिंग में हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, जिसका अगर पूरा राउंड फिगर आपको एकदम पूरा मशीन तैयार करके दिया जाएगा एसी वेल्डिंग, तो वो कुछ इस टाइप से होगा, जिसमें आपको दो गो ऊपर क्या मिल जाएगा, वोल्टेज करंट कंट्रोल करने वाला, और नीचे यहाँ पे दो गो क्या मिलेगा आप लोग को, तो आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग को दो आउटपुट देखने को मिल जाएगा, और इधर से अपने लोग मेन सप्लाई देते। देखिए यहाँ पे लिखा भी है प्राइमरी केबल फॉर मेन सप्लाई, मतलब हम जो लाइन देते हैं इस ट्रांसफार्मर में, वो कोस कॉइल में जोड़ते हैं, प्राइमरी कॉइल में। तो ये मेरा प्राइमरी कॉइल है, इसमें हम लोग क्या देते हैं, मेन सप्लाई, और यहाँ से अपने लोग क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। और देखिए यहाँ पे कुछ नोट्स है जो आपको जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पे पहला नंबर में लिखा हुआ है, एसी मुख्य आपूर्ति में उच्च वोल्टेज व निम्न एम्पियर होता है। कहने का मतलब है, जब एसी ट्रांसफार्मर से आता है, चलिए ये मेरा मान लीजिए ये क्या है, ट्रांसफार्मर है, यहाँ से क्या आएगा, मेरा एसी आएगा। तो इधर मान लेते हैं आउटपुट है, तो कितना का एसी आता है, 220 वोल्ट से लेके 440 वोल्ट एसी अपने लोग को क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग वेल्डिंग करने के लिए हम लोग अगर 90 वोल्ट से ज़्यादा जाते हैं, 90 से ज़्यादा जाते हैं तो एहसास नहीं होगा, लेकिन जैसे 110 वोल्ट करेंगे, 110 वोल्ट क्रॉस करेंगे, अपने लोगों को क्या होगा, झटका महसूस होगा। तो यहाँ पे देखिए 220 से 440 वोल्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, फुल करंट लगेगा। तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो सबसे पहले आप लोग क्या काम करना पड़ेगा यहाँ पे, तो वोल्टेज को कम करना पड़ेगा। तो चलिए वोल्टेज को यहाँ पे कम करते हैं। तभी वोल्टेज कैसे कम होगा, उस चीज़ को अभी जस्ट अपने लोग देखने वाले हैं। मैं थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे पहले ये क्या मेन सप्लाई जो आता है वो मेरा क्या रहता है, उसका वोल्टेज हाई रहता है। मेन सप्लाई का वोल्टेज क्या रहता है, हाई रहता है। अगर वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो हम लोग को झटका एहसास होगा। तो सबसे पहला रीज़न क्या हो गया कि वोल्टेज ज़्यादा रहता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उस करंट को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं वेल्डिंग में। देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एसी वेल्डिंग आपूर्ति में उच्च एम्पियर व निम्न वोल्टेज होती है।
कहने का मतलब है हम अपने लोग को जब ट्रांसफार्मर से जो ये आउटपुट मिलता है, इधर से जब आउटपुट ट्रांसफार्मर से मिलता है तो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज कम हो जाता है और करंट क्या होता है, करंट अपने लोग का हाई हो जाता है जो चाहिए, क्योंकि वेल्डिंग करने के लिए अपने लोग क्या चाहिए, लो वोल्टेज चाहिए और हाई करंट चाहिए। तो यही एक नोट्स था छोटा सा जो हमको इम्पोर्टेंट लगा, तो मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया कि जब मेन सप्लाई लेते हैं तो उसमें क्या रहता है, वोल्टेज ज़्यादा रहता है और एम्पियर कम रहता है। लेकिन जब अपने लोग इसको वेल्डिंग ट्रांसफार्मर कहिए या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहिए, जब उससे इसको अपने लोग पास कराते हैं करंट को, जैसे देखिए ये है, यहाँ से 220 वोल्ट से लेके 440 वोल्ट तक दिए, लेकिन इस साइड जब ये आएगा ना आउटपुट, तो इसका जो वोल्टेज रेंज हो जाएगा आपका 40 से 100 वोल्ट के बीच में हो जाएगा, 40 से 100 वोल्ट के बीच में हो जाएगा। और अपने लोग को पता है जब तक 120 वोल्ट नहीं होगा झटका महसूस नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज को ड्रॉप कर देते हैं ताकि करंट अपने लोग को नहीं लगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्यों करते हैं ये पता हो गया, ट्रांसफार्मर का क्या काम है ये पता हो गया। तो ट्रांसफार्मर का एक ही काम है, वोल्टेज को क्या कर देता है ट्रांसफार्मर, तो वोल्टेज को कम कर देता है, और करंट को क्या करता है ट्रांसफार्मर, तो करंट को बढ़ा देता है। यही इस ट्रांसफार्मर का मुख्य काम है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे कह रहा है अपचाई मतलब होता है स्टेप डाउन। तो अभी अभी आप लोग को हम बताए थे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो काम होता है, हाई वोल्टेज को क्या करता है, लो वोल्टेज में करता है। स्टेप डाउन, देखिए ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये लगभग मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का पेपर उठा लीजिए, उसमें एक चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा कि वेल्डिंग में किस ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, या तो कहीं पे मिल जाएगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए वेल्डिंग में किस ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को, क्योंकि वोल्टेज को क्या कर देता है, वोल्टेज को आप लोगों को कम कर देता है, और करंट को क्या कर देता है, तो करंट को बढ़ा देता है। इसीलिए अपने लोग किस ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। इस पॉइंट को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, मोस्टली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए खैर आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है कि हम लोग वोल्टेज कितना देते हैं, 440 वोल्ट, 220 से 440 वोल्ट आपूर्ति देते हैं। जैसे ये मेरा ट्रांसफार्मर है तो इधर से 220 या 440 वोल्ट देंगे, और इधर से कितना निकलेगा, तो 40 से 100 वोल्ट के बीच में निकलेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखा है खुला परिपथ, इसको ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं। यहाँ भी होगा, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, भी होगा। इसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। अच्छा, अब आप लोग को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है। बहुत आदमी जानते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोग वीडियो पूरा आराम से देखते हैं तो आप लोग को देखते ही देखते ऑलमोस्ट सारा चीज़ याद हो जाएगा। देखिए ओपन सर्किट वोल्टेज यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है, एक सेकेंड, देखिए ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब यहाँ पे आपका हो गया ये कि जैसे मान लीजिए ये क्या है मेरा, मैं एक ट्रांसफार्मर बनाता हूँ। ये मान लीजिए मेरा ट्रांसफार्मर है, इधर से क्या होगा इनपुट देंगे, इधर से क्या होगा आउटपुट निकलेगा। ठीक, आउटपुट निकलेगा। तो यहाँ पे अगर अपने लोग को वेल्डिंग करना होगा तो इधर वर्क पीस रखेंगे ऐसे के, और एक वेल्डिंग टॉर्च रहेगा जिसमें एक इलेक्ट्रोड फंसा हुआ रहेगा, और एक क्या जाएगा, ये एक ये कहाँ चला जाएगा, तो आपको वर्क पीस में जाएगा, और एक कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोड होल्डर में। इतना तो अब तक तो सभी आदमी जान गए होंगे। उसके बाद यहाँ से आर क्रिएट करेंगे और वेल्डिंग करना चालू कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है क्या, खुली परिपथ वोल्टेज मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ओपन सर्किट वोल्टेज कहने का मतलब है, देखिए ये सर्किट चालू नहीं रहेगा। अब ये क्या हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्किट पूरा नहीं हो रहा है, मतलब अभी हम लोग वेल्डिंग नहीं कर रहे हैं। तो एक लाइन में इसको इस टाइप से भी डिफाइंड किया जा सकता है कि जब वेल्डिंग मशीन चालू हो, ये जो मेरा वेल्डिंग मशीन है, एक सेकेंड, ये जो मेरा वेल्डिंग मशीन है, ये मशीन कैसा होना चाहिए, चालू होना चाहिए। वेल्डिंग मशीन क्या हो, चालू हो, लेकिन किसी भी प्रकार का वेल्डिंग कार्य नहीं कर रहे होंगे उस टाइम। क्या कर रहे होंगे,
किसी भी प्रकार का वेल्डिंग नहीं कर रहे होंगे, तब मशीन चालू है और वेल्डिंग नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम जो वोल्टेज आउटपुट मिलेगा वो 40 से 100 वोल्ट आउटपुट मिलने वाला है। ठीक, तो इसी को क्या कहते हैं अपने लोग, इसी को कहते हैं खुला परिपथ वोल्टेज कहते हैं। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट कह रहा है आप लोगों को यहाँ पे, मुख्य आपूर्ति निम्न धारा को अपेक्षित और उच्च निर्मित आउटपुट वेल्डिंग धारा में एम्पियर में वृद्धि करता है। इस पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मुख्य आपूर्ति निम्न धारा को अपेक्षित उच्च आउटपुट वेल्डिंग एम्पियर धारा में एम्पियर से 100% वृद्धि करती है। देखिए मोटा मोटी बात है, यहाँ पे कुछ जो लाइनें हैं वो ठीक ढंग से नहीं लिखी गई है। पहला कंडीशन तो ये है, और दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या है, जो लाइन लिखी गई है वो शुद्ध सही तरीके से नहीं लिखी गई है, उसमें एक चीज़ छूट गया है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर शब्द या वेल्डिंग मशीन शब्द यूज करना यहाँ पे रह गया है, जो होता है कॉमन बात है। चलिए खैर हम आपको इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट सिंपल सी कह रहा है, ये जो मेरा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर बोलिए या वेल्डिंग मशीन बोलिए, क्योंकि वेल्डिंग मशीन के अंदर क्या रहता है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर ही रहता है, और आप लोगों को मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका कहने का मतलब है, जब इधर से हम लोग इनपुट देते हैं प्राइमरी कॉइल में, तो इसका क्या रहता है, देखिए क्या कह रहा है, निम्न धारा, मतलब जब हम लोग इधर से देते हैं तो मेरा करंट क्या रहता है, करंट को ही धारा बोलते हैं, ये मेरा लो रहता है, जो कि हमको नहीं चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा है, आउटपुट वेल्डिंग धारा एम्पियर में 100 में वृद्धि कर देता है। मतलब ये जो आउटपुट करंट होता है, ये जो मेरा वेल्डिंग मशीन है वो आउटपुट करंट में क्या करता है, वृद्धि करता है, इंक्रीज कर देता है आउटपुट करंट को। यही टर्म वहाँ पे लिखा गया है, लेकिन उतना अच्छे तरीके से भाषा बना के वहाँ पे नहीं लिखा गया था, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को अटपटा लगा होगा। खैर चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट में लिखा गया है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को एसी मुख्य आपूर्ति के बिना चला, देखिए जैसे मोटा मोटी बात है, ये मेरा क्या है, एसी ट्रांसफार्मर है। एसी ट्रांसफार्मर है तो इसको चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, एसी चाहिए। एक चीज़ और, अब कितना आदमी सोचे होंगे डीसी ट्रांसफार्मर, तो डीसी ट्रांसफार्मर होता ही नहीं है। ट्रांसफार्मर एसी के साथ यूज होता है, डीसी के साथ ट्रांसफार्मर हम लोग नहीं यूज करते हैं। ठीक, इस बात से आप लोग क्लियर रहिएगा कि ट्रांसफार्मर केवल और केवल एसी के साथ यूज किया जाता है, डीसी के साथ ट्रांसफार्मर यूज नहीं किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो समझ गए क्या कह रहा है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को एसी आपूर्ति के बिना प्रचालन नहीं किया जा सकता। ऑब्वियस सी बात है, ये एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है तो इसको चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, एसी चाहिए। अगर पेट्रोल इंजन गाड़ी है तो आप लोगों को गाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए। डीजल इंजन गाड़ी है तो गाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए, डीजल चाहिए। उसी प्रकार एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग करने के लिए आप लोग के मेन सप्लाई के रूप में एसी यूज करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अब अपने लोग देखने वाले हैं क्या, कार्य सिद्धांत, मतलब वर्किंग प्रिंसिपल। ये जो मेरा ट्रांसफार्मर है या एसी वेल्डिंग मशीन है, ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो देखिए बेसिकली ये मेरा क्या है, तो ये मेरा है एसी ट्रांसफार्मर है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये मेरा क्या है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है। इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, इधर क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी, इधर लिखा हुआ है सेकेंडरी। देखिए एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊं, यहाँ पे जो ये लपेटा हुआ तार है, ये ऐसे, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो ये मेरा क्या है, पूरा ऑल ओवर देखिए मैं जिस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि आप लोग को बहुत बोरिंग लगे और भाग जाइए। ऑब्वियसली भाग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जिस चीज़ को बार बार बोल रहा हूँ मतलब वो चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम उस चीज़ को बार बार बोलते हैं। अगर आप लोगों को ख़राब लग रहा है तो जा सकते हैं, नो डाउट। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे तो अपने लोग क्या करेंगे, इधर से क्या देते हैं, प्राइमरी कॉइल में 220 वोल्ट से लेके 440 वोल्ट का करंट देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 220 नहीं, यहाँ पे 440 होगा।
जो कि गलती से वहाँ पे टाइप हो गया होगा। खैर चलिए, अपने लोग प्राइमरी कॉइल में कितना देते हैं, 220 से लेके 440 वोल्ट देते हैं। और इधर आउटपुट में कितना लेते हैं, 40 से 100 वोल्ट आउटपुट लेते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को कम कर रहे हैं। और करंट को क्या कर रहे हैं, अगर करंट की बात करें तो करंट को इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखिए, एक चीज़ आप लोग गौर कीजिएगा कि ये तो प्राइमरी कॉइल यहाँ है और सेकेंडरी कॉइल यहाँ है, इस दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की कनेक्शन नहीं की गई है। फिर भी अगर हम लोग सिर्फ इधर देते हैं, इधर से अपने लोग सिर्फ कनेक्शन करते हैं, तो इस साइड से अपने लोग को आउटपुट मिलता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये जो होता है मेरा लेमिनेटेड कोर है, ये किस चीज़ का बना होता है, तो आयरन का बना होता है। इसको कहीं कहीं आयरन कोर भी कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मर आयरन कोर। तो इस चीज़ के लिए आप लोग बेफिक्र रखिएगा। अब देखिए, इसमें क्या करेंगे, करंट देंगे। और इसमें जब हम लोग करंट देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे 10th के फिजिक्स में, 9th के फिजिक्स में चुंबकीय बल के बारे में। तो वही क्या करता है, चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, आप लोग के यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा। और ये जो चुंबकीय बल यहाँ पे उत्पन्न होगा, तो ये क्या करेगा, सेकेंडरी कॉइल को क्या करेगा, आपको प्रभावित करेगा। और सेकेंडरी कॉइल के जो प्रभावित करेगा तो क्या होगा, इधर से करंट पास हो जाएगा, मतलब बाहर निकलेगा। इधर से आप लोग करंट आउटपुट में मिलेगा। एक सेकेंड, सॉरी, थोड़ा मैं फिगर ले लूँ, गायब हो गया। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, इधर से प्राइमरी कॉइल में हम लोग क्या करते हैं, लाइन देते हैं। लेकिन सेकेंडरी कॉइल से क्या होता है, लाइन मिलता है और बीच में क्या है, किसी भी प्रकार का कोई भी कनेक्शन नहीं किया गया है। तो ये क्यों ऐसा है, तो ये चुंबकीय बल के कारण क्या होता है, इधर से इधर आप लोग करंट आउटपुट मिलने लगता है। यहाँ से करंट देते हैं लेकिन आउटपुट करंट यहाँ से मिलता है। ये क्यों होता है, चुंबकीय बल के कारण। अच्छा देखिए, ये अकेले है, ये जो मेरा ट्रांसफार्मर भाई है ये अकेले है, इसको कोई सहायता नहीं कर रहा है। भाई एक साइड इधर प्राइमरी है आपका, एक साइड आपका सेकेंडरी कॉइल है। इसके अलावा तो इसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा है। और ये कोर भी है, वो लेमिनेटेड है, मतलब लेमिनेशन किया हुआ है। इस कोर में लाइन फ्लो नहीं हो सकता है, करंट फ्लो इस कोर में नहीं हो सकता है। तो ये इधर से इधर क्यों जा रहा है, तो चुंबकीय बल के कारण जा रहा है। और आपसे पूछेगा ये काम कैसे करता है, तो आप लोगों का ना म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब जो खुद से करता है काम, उसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। जैसे आप लोग बाहर रहते होइएगा, घर से बाहर, तो आप लोग क्या करते हैं, खाना भी खुद बनाते हैं, सब्जी से बाज़ार से सब्जी भी लाते हैं और खाना भी बनाते हैं। तो क्या कर रहे हैं, सारा चीज़ आप खुद कर रहे हैं, मतलब म्यूचुअल कर रहे हैं, सारा चीज़ आपको खुद करना है। मतलब मिक्स, सारा चीज़ क्या कर रहे हैं, मिक्स काम कर रहे हैं, आप दोनों कर रहे हैं, ला भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। तो सारा काम आप कर रहे हैं, मतलब म्यूचुअल काम कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसी प्रकार ये जो मेरा ट्रांसफॉर्मर है, ये खुद क्या कर रहा है, अकेले क्या कर रहा है, लाइन ले भी रहा है और अकेले निकाल भी रहा है। तो इसीलिए ये जो मेरा ट्रांसफॉर्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि वेल्डिंग में कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, तो वोल्टेज को क्या कर देता है, कमेंट कीजिए जल्दी से आप लोग, वोल्टेज को कम कर देता है। और करंट को क्या करता है, तो करंट को बढ़ा देता है। ये है काम है मेरा किसका, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब छोटी छोटी चीज़ है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, आपसे पूछ सकता है कौन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, उसका क्या काम है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो ये DRDO का एग्ज़ाम है, आप लोग को डिटेल में पता होना चाहिए। तो आप लोग धड़फड़ाइएगा कि कोई हमको 10 दिन में सिलेबस कवर करा दे रहा है, तो संभव नहीं है। 10 दिन में कोई DRDO या कोई भी ट्रेड का सिलेबस कवर नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ट्रेड उतना भारी नहीं है, तो उतना आसान भी नहीं है। अगर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, अगर समझाने वाला अच्छा मिल जाए तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए खैर देखते हैं इसके एडवांटेज के बारे में, ट्रांसफॉर्मर के बारे में। तो सबसे पहला क्या है, आरंभिक लागत मूल्य कम है, मतलब स्टार्टिंग में खरीदने में इसको क्या करना पड़ता है, लागत अपने लोग कम लगता है। तो इसका अपोजिट ये भी कहीं कहीं लिखा रहता है कि यह सस्ता होता है। यह क्या होता है, सस्ता होता है, मतलब लागत मूल्य कम है तो क्या है, सस्ता है। दूसरा है कम अनुरक्षण लागत, मतलब
कहने का मतलब ये दूसरा टर्म में ये कह सकते हैं, देखभाल कहिए या रख रखाव कहिए, रख रखाव कहिए, इसमें क्या होता है, कम लागत होता है, मतलब कम खर्च होता है। इसको दूसरा टर्म में ये कहा जा सकता है, कम अनुरक्षण का मतलब देखभाल या रख रखाव में क्या होता है, खर्च कम होता है। तीसरा है आर्क ब्लो से स्वतंत्र होता है। अच्छा, अब ये नया टर्म आ गया आप लोगों के सामने में, आर्क ब्लो। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, टेंशन लेने की बात नहीं है, बस जस्ट सेकेंड, आपका ये भी आर्क ब्लो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोग बाइक चलाते होंगे ज़रूर, जहाँ तक मेरी उम्मीद है, इस उम्मीद पे आप लोग सभी आदमी क्या होंगे, खरे उतरेंगे। तो देखिए, जब आप लोग बाइक चलाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। जाना है ऐसे, लेकिन क्या होता है, ये मान लीजिए आपका रास्ता है, इस पे आप जा रहे हैं, लेकिन बाय इन केस ये आपका रास्ता है, ऐसे आप मस्त सा 4 दोस्त बैठ के, जवानी में 4 दोस्त बैठना कॉमन बात है, बाइक पे बैठ के मज़ा मारते हुए एकदम धुर्राटते करते हुए ओम फोम करते हुए जा रहे 100 के स्पीड से। अब कभी कभी क्या होता है, आप ऐसे जा रहे एकदम मस्ती में जा रहे, लेकिन क्या होता है, आप ऐसे नीचे जाके एक्सीडेंट कर जाते हैं। मतलब क्या हो जाता है, आप रास्ते से नीचे जाकर गिर जाते हैं, या आपको सीधे चलना था, या मान लीजिए ऐसे जाना था, ऐसे जाते 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 कभी मिस बैलेंस की वजह से ऐसे साइड भाग आते हैं। तो क्या हो रहा है, आपको चलना कैसे था, सबसे पहले तो आप ये सोचिए, आपको चलना कैसे था। तो आपको एक्चुअल में एकदम ऐसे सीधे चलना था, लेकिन आपने क्या किया, इधर साइड में ढुला दिया, इधर साइड में ढुला दिया। तो किए क्या, एक्चुअल में किए क्या, एक्चुअल बात यह है कि आप अपने जो नियत पथ था, मतलब आपका जो फिक्स रास्ता था, उससे आप विचलित हो गए, अपने रास्ता भटक गए। आप क्या हुआ, रास्ता भटक गए, किसी कारणवश आप क्या किए, रास्ता से बाहर चल दिए, यहाँ जाकर किसी को ठोकर मार के ऐसे एक्सीडेंट कर गए और ऐसे पड़े हुए हैं। भगवान न करे ऐसा हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, आप अपने पथ से क्या हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। देखिए, आपको जाना कैसे था, आप सभी को पता था कि हमको ऐसे एकदम सीधे मस्ती में जाना है, जहाँ भी जाना था। अब गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था, या दोस्त से मिलने जाना था, या पार्टी करने जाना था, अब कहाँ जाना था वो नहीं पता, लेकिन आपको बस हमको इतना पता है कि आप जा रहे थे, लेकिन आप रास्ता में क्या हो गए, साइड में से जाके ठोक दिए, तो अपने पथ से विचलित हो गए। तो अपने पथ से जो विचलित होता है उसको आर्क ब्लो कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, देखिए वेल्डिंग में क्या होगा, अब मैं इसको जितना मैं आपसे मजाक किया हूँ उसको मैं अब वेल्डिंग के टर्म में आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर मेरा इलेक्ट्रोड है और ये वेल्डिंग टॉर्च है, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, आर्क भी क्रिएट होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आर्क क्रिएट होगा। आर्क कुछ इस टाइप से होना चाहिए, ठीक, आर्क कुछ कैसा होना चाहिए, इस टाइप से। लेकिन होता क्या है, अब मान लीजिए मैं एक सेकंड कंडीशन यहाँ पे जनरेट करता हूँ, इसी चीज़ का मैं सेकंड कंडीशन बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आर्क तो ऐसा रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रोड होल्डर है, ये मोटा सा, ये लीजिए ये मेरा इलेक्ट्रोड होल्डर है, इसमें ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये आर्क यहाँ ना बन के ये आर्क ऐसे पीछे की तरफ भागने लगता है, ऐसे। तो क्या हो रहा है, इसको तो ऐसे चलना था, लेकिन ये चल कैसे रहा, टेढ़ा चल रहा है। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, देखिए आर्क ब्लो को एक लाइन में आप लोग याद रख सकते हैं, जब आर्क अपने नियत पथ से विचलित हो जाता है तो उसी को आर्क ब्लो कहते हैं। तो देखिए, आर्क ब्लो केवल डीसी करंट में होगा, चुंबकीय प्रभाव के कारण, ठीक। लेकिन एसी आर्क ब्लो से स्वतंत्र होता है, मतलब उसमें ये जो आर्क है वो टेढ़ा नहीं होगा। ये कंडीशन आपको केवल डीसी में आएगा। आर्क ब्लो आप लोगों का क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शोर रहित होता है। देखिए, ये तो जनरेटर नहीं है जो खूब आवाज़ करेगा। आप लोग ट्रांसफार्मर लीजिएगा, उसमें इधर से लाइन दीजिएगा, इधर से क्या कीजिएगा, इधर से इनपुट दीजिएगा, इधर से आउटपुट दीजिएगा, आप लोग को यहाँ पे हल्ला नहीं मिलेगा। लेकिन यहीं पे आप लोग इंजन जनरेटर सेट यूज कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा शोर होगा। देखिए, रहित मतलब होता है नहीं। एक टर्म में एक चीज़ बताओ, रहित सहित कहीं कहीं आप लोग को मिलता होगा,
अगर आप लोग थ्योरी पढ़ते होइएगा तो रहित का मतलब होता है क्या, नहीं, और एक टर्म होता है सहित। सहित का मतलब होता है हाँ। शोर रहित मतलब क्या, इसको लिख सकते शोर नहीं हो रहा है, शोर नहीं है। शोर रहित का मतलब शोर नहीं है, और शोर सहित का मतलब क्या हो जाता है, शोर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब कह रहा है एसी आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की हानि। देखिए जिसका क्या है लाभ है उसका क्या होता है, हानि भी होता है। तो सबसे पहला क्या है, अलौह धातु के वेल्डिंग हम इसमें नहीं कर सकते हैं, मतलब एसी आर्क वेल्डिंग से अलौह धातु को वेल्डिंग हम लोग नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो जब आप लोग को हम डीसी आर्क वेल्डिंग कल पढ़ाएंगे तो उसमें एक चीज़ पोलैरिटी पढ़ाएंगे, और पोलैरिटी में आप वहाँ पे अपने लोग क्या देखने वाले हैं, तो कौन सा टर्मिनल पे कितना ऊष्मा होता है, उससे आप लोग को ये चीज़ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि अलौह धातु पे हम लोग क्यों इसका वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ मोटा मोटी याद रख लीजिए कि एसी जो वेल्डिंग होता है वो अलौह धातु पे नहीं किया जा सकता। और दूसरा अनावृत तार इलेक्ट्रोड के लिए, मतलब ये जो मेरा इलेक्ट्रोड है इस पे हम कल आप लोग को बताए थे क्या, इसके ऊपर अपने लोग क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, ये कोटिंग कर देते हैं। कल कोटिंग कर रहे थे इलेक्ट्रोड के ऊपर, आप लोग को याद होगा भली भांति जैसा हमको लग रहा है। ये मान लीजिए ये जो मेरा कलर है, मैं भी जो पेंट कर रहा हूँ वो मेरा क्या है, इलेक्ट्रोड है। कैसा है, अनावृत तार है या अनावृत इलेक्ट्रोड है, और इसके ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं, कोटिंग कर रहे हैं। इसके ऊपर से क्या कर रहे हैं, कोटिंग कर रहे हैं। तो देखिए जब भी हम लोग एसी आर्क वेल्डिंग यूज करेंगे तो उसमें कैसा इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, तो कोटेड इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, क्योंकि सीधा सीधा बात है अनावृत इलेक्ट्रोड का यूज नहीं कर सकते। और ये जो हो गया ये सीधे ये मेरा कैसा हो गया, अनावृत इलेक्ट्रोड हो गया, तो इस इलेक्ट्रोड का यूज नहीं करेंगे, इस इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। तो देखिए आज का सेशन आप लोग को यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो कम से कम एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप लोग की सपोर्ट रही तो इसी प्रकार से आप लोग को बराबर वीडियो मिलती रहेगी, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।